Hello and Assalamu alaikum. I'm back with lecture 6 of Gender Studies और अगर ये lecture series is proving helpful to you then don't forget to like, subscribe and share this channel with your friends. तो आज हम जो सेक्शन कवर करने वाले हैं दैट इज जेंडर एंड गवर्नेंस. विदाउट फर्दर एड्यू हम टॉपिक के ऊपर आते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइनिंग गवर्नेंस की. तो गाइस, गवर्नेंस है क्या? बेसिकली 1992 के अंदर जो वर्ल्ड बैंक था उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की एंटाइटल्ड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक्चुअली गवर्नेंस जो है इट इज़ द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज फॉर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री फॉर द डेवलपमेंट. तो इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक था उसने 3 डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गवर्नेंस के. सबसे पहली बात तो है द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिजीम. ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या है? अथॉरिटी, द प्रोसेस थ्रू विच द अथॉरिटी इज एक्सरसाइज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट. एंड थर्डली कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो किस तरह डिज़ाइन कर रही है, फॉर्मुलेट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है पॉलिसीज़ को, स्पेशली डिस्चार्ज कर रही है अपने फंक्शंस को. ठीक है. तो ये तो हमने गवर्नेंस को डिफाइन कर दिया. अब जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसने एक्चुअली 4 मेजर पिलर्स दिए जिनके अगेंस्ट आप किसी भी मुल्क की गवर्नेंस को जज कर सकते हो कि यार ये अच्छी है या बुरी है. वो पिलर्स क्या है? सबसे पहली बात क्या है? अकाउंटेबिलिटी की. अकाउंटेबिलिटी अगर आप मैक्रो लेवल के ऊपर बात करेंगे तो वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करें. अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर बात करें तो माइक्रो लेवल के ऊपर क्या है कि जो आपके मैनेजर्स हैं इम्प्लीमेंटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके या पैरास्टेटल इंस्टीट्यूशंस के, उन वो अकाउंटेबल हों ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए. यानी कि जैसे पुलिस का महकमा है, अगर वो सही तरह काम नहीं कर रहा कोई थाना, तो आप उसके इंस्पेक्टर को जाके उसके लिए अकाउंटेबल हेल्ड करें यार आप क्यों नहीं सही तरह काम कर रहे. राइट. तो ये हो गई सबसे पहली बात हमारी अकाउंटेबिलिटी की. दूसरी बात क्या है? आपकी ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी जो है एक्चुअली इट इज़ के जो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही होती है? इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही होती है कि आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है, उसकी पॉलिसीज़ जो पब्लिकली नोन होती हैं उनके ऊपर. ठीक है. तो आपकी गवर्नमेंट कितना ओपन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक मैटर्स, टुवर्ड मार्केट मैटर्स, और वो कितनी स्टेबल चल रही है. ठीक है. सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी के बाद जब हम बात करेंगे तो वो है रूल ऑफ लॉ की. रूल ऑफ लॉ क्या है कि आपके पास एक फेयर, प्रेडिक्टेबल, स्टेबल लीगल फ्रेमवर्क हो जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना बिजनेस जो है उसको कंडक्ट कर सकें. आपको कोई लाइक अगर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है तो कोई भी बंदा उसको आराम से असेस कर सके और उसको ये खौफ ना हो कि यार कोई आर्बिट्रेरी जो सोर्स है वो आके इसके अंदर इंटरफेयर कर लेंगे. राइट. एंड फोर्थली पार्टिसिपेशन. ठीक है. यानी कि जो सिविल सोसाइटी है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो मतलब पार्टिसिपेट कर सके पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर जो कि कम्युनिटीज़ को डायरेक्टली मतलब अफेक्ट करने वाली है इन द फ्यूचर. तो जो सिविलियंस हैं वो आपके साथ मिल के काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट इन द सोसाइटी. ठीक है. अब हम बात करेंगे सफ्रेजिस्ट मूवमेंट की. सफ्रेजिस्ट मूवमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको बताना चाहिए कि सब लोगों को पहले वोट का हक हासिल नहीं था. तो इन द बिफोर 18th सेंचुरी, बिफोर द 17th सेंचुरी क्या होता था कि जो मर्द थे और खसूसन वो मर्द जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे, वोट का हक सिर्फ और सिर्फ उनको होता था क्योंकि सोचा जाता था कि गुड गवर्नमेंट में मेनली इंटरेस्ट किनका होगा? प्रॉपर्टी ओनर्स का होगा ऑब्वियसली. लेकिन 1848 में फर्स्ट टाइम अपील की गई विमेन सफरेज के लिए कि जो एलिजाबेथ केडी स्टैंटन थी उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के मॉडल के ऊपर ही डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट जो है उसको दिया. 1776 का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल. अब जो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट 1848 में दिया गया इट प्रोक्लेम्ड कि ऑल मैन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इक्वल. ठीक है. 1869 में इस तरह फिर 2 एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशंस बनी. पहली जो थी दैट वाज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सफरेज, नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन. ठीक है. और ये जो इसके रेडिकल व्यूज थे और वो कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें और औरतों को वोट का हक दे. दूसरी जो थी वो थी अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन एंड इट वाज कि हर स्टेट को आप कन्वेंस करें कि वो वुमेन को वोटिंग का हक दे. फर्स्ट टाइम जो है 1878 के अंदर कांग्रेस ने जो है वुमेन सफरेज को के बिल को पास किया था. ठीक है. और 40 इयर्स तक कंसेक्टिवली वो फेल होता रहा एंड फाइनली इन अगस्त 1920 वुमेन को सफरेज का हक हासिल हो गया, वुमेन को वोट का हक हासिल हो गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेंडर इश्यूज इन वुमेन वोटर्स.
Susan B. Anthony, female right activist थी, and she said कि complete equality उस वक्त तक अचीव नहीं की जा सकती जबकि औरतें खुद लॉ मेकिंग में मदद नहीं देंगी और लॉ मेकर्स को इलेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर हम बात करें तो हम कुछ ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं, कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं जो कि औरतें एज वोटर्स फेस करती हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं। तो देखें, औरतों के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो बनाए ही नहीं जाते शुरू से, ठीक है। सेकेंडली अगर हम मेन बात करें तो ये जो पर्दा करती हैं, निकाह करती हैं, उसका और आइडेंटिटी का एक अलग इशू है, ठीक है। थर्डली अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कुछ इलाकों में औरतों को वोट नहीं देने दिया जाता। तो अब अगर हम इसकी एक फुल ऑन प्लेटफॉर्म पे बात करें तो अगर हम कहें कि लाइक कुछ औरतें जो हैं पैसिव इंस्टीट्यूट की वजह से, फॉर एग्जांपल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो वोटर्स लिस्ट है उसको, जो रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट है उसको मेंटेन करे। अगर ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे और औरतों की जैसे शादी हो जाती है, वो उनका नाम चेंज हो जाता है, वो दूसरे एरिया में उनके ड्रेसेस वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो इस केस के अंदर वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाती हैं, तो उनका लिस्ट में कोई मतलब नाम पता ही नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद अगर हम लोग अब सोशल इकोनॉमिक बात करें तो औरतों को एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको वोट की इंपॉर्टेंस का कदर नहीं होती, उनको पता नहीं होता। एंड सेकेंडली वो अपने घर के मामला में, अपनी ड्यूटीज़ में, अपने टास्क में, अपने चॉर्स में, खाने पकाने वगैरह में इतना बिजी हो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं, वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती कि वोट देना उनको एक एक्सेसिव ड्यूटी लग रहा होता है। एंड थर्डली जो रिमोट एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि दूर दराज के गाँव वगैरह, वहाँ पर आपका अगर जो वोटिंग एरिया होता है, जो सेंटर बनता है वोटिंग, वो बहुत दूर बना दिया जाता है और वहाँ पे आने जाने में भी औरतों को बहुत ज़्यादा, मतलब वो अकेले नहीं जा सकती, अगर उनका और उनके हस्बैंड वगैरह का अलग अलग सेंटर बना है तो मुश्किल होती है, तो वो वहाँ जा नहीं सकती और वोट नहीं कर पाती। तो ये तो हमने बात कर ली कि एज वोटर्स औरतों को ये इश्यूज जो हैं ये फेस करने पड़ते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अमेरिका में देख लेते हैं, इंटरनेशनली बात करते हैं, ठीक है। क्लिंटन की डिफीट जो 2016 के अंदर हुई, उसको कहा जाता है कि वो मेनली उसका रीज़न ये जो है एट्रीब्यूट किया जाता है कि जो वाइट वुमेन थी विदाउट अ कॉलेज डिग्री, उन्होंने ट्रम्प के लिए वोट किया। ये ट्रिब्यून में हसन खावर हैं, उनका ये सर्वे है। सेकेंडली जो आइडियाज़ पॉलिटिकल एटीट्यूड सर्वे 2017 में अली चीमा और असद लियाकत साहब ने कंडक्ट किया एंड 4 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड 3 नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उन्होंने इसमें फाइंड किया कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि यार हेल्थ, एजुकेशन, करप्शन, इन बातों पे, और जो कि औरतें जो हैं वो बात करती हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तो उसी के फिर इसी तरह औरतें जो हैं जब उनको एजुकेशन नहीं देते तो वो उनको पता नहीं होता वो किस पार्टी की तरफ, जैसे कि इसी सेम सर्वे में ये भी बात की गई कि 60% वोटर्स जो थे वो तो अनडिसाइडेड थे, उनको पता नहीं था वो किसको वोट करेंगे क्योंकि वो डिसएंगेज थे फ्रॉम द पार्टी। तो ये सब मसाइल हैं। अब अगर हम बात करें मज़ीद वोटर्स के बारे में तो हम ये देखते हैं कि जो जेंडर गैप है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के इंडेक्स के हिसाब से, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो 95th नंबर पे आ रहा है आउट ऑफ 144 कंट्रीज़। और मज़े की बात ये है कि जो यूएसए है वो 96 नंबर पे आ रहा है आउट ऑफ 144 कंट्रीज़। लेकिन जो वोटर जेंडर गैप है, ठीक है, वोटर्स के दरमियान, वो बहुत ही बड़ा है, अनएक्सेप्टेबल है। पहले 2013 में वो 11 मिलियन था और अब 2018 में इट इज़ 12 मिलियन। तो ये नंबर क्यों बढ़ा? देखिए, इसका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर औरतों को हर रोज़ 6000 आईडी कार्ड्स दिए जाएँ तो भी ये जो जेंडर गैप है इसको पूरा होने में 18 साल लग जाएंगे। तो ये तो इश्यूज़ हो गए सारे के सारे एज वोटर्स हम लोगों ने बात किया। अब अगर हम बात करें कि जेंडर इश्यूज़ इन वुमेन एज कैंडिडेट्स, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर 2017 के अंदर पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आई। फॉर एग्जांपल सबसे पहला चेंज तो ये था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है अगर उसके अंदर 10% वोटर्स फीमेल नहीं है तो उस इलेक्शन को वॉइड करार दे दिया जाएगा। जैसे कि PK23 में शांगला का जो इलेक्शन था उसको वॉइड करार दे दिया गया था। सिमिलरली एक और पास किया गया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 5% रिप्रेजेंटेशन जो है वो एटलीस्ट उसको इंश्योर करना होगा कि वुमेन होंगी, ठीक है। तो अब उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तो ये हो गया, लेकिन क्या हुआ कि पार्टीज ने क्या किया कि जिन जिन इलाकों में जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी वहाँ से उन्होंने क्या किया कि अपने फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ से अपने फीमेल जो कोटा उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। इसके अलावा ये है कि आपको औरतें जो कैंडिडेट्स हैं उनको उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती अपनी पार्टी से जिस किस्म की मर्दों को मिलती है। एंड
क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो आप इधर कैंडिडेचर सिस्टम जो है उसमें भी आपकी पेट्रियार्की देखेंगे। जैसे कि अगर आप किसी की बेटी हैं या आप किसी की बहन हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो शख्स आपको कहेगा कि आई विल गो टू द प्लेस, टू द जलसा, और वहाँ जाके मैं आपकी जगह बात करूँगा। उससे क्या होता है कि औरतों का वो कनेक्शन आवाम के साथ नहीं बनता, जिसकी वजह से उनको उस किस्म के वोट्स नहीं मिल सकते। ऑल्दो नेशनल असम्बली में औरतों के लिए 60 सीट्स जो हैं वो कर दी गई हैं, मुकर्रर हैं, और 272 जनरल सीट्स भी हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए औरतों के उस किस्म की सपोर्ट देने की, या उनको उस किस्म के डिसीजन मेकिंग जो लिंक है उसके अंदर डालने की, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देने की, वो बहुत कम है एज कैंडिडेट्स। और अगर वो मतलब खड़ी हो भी जाती हैं हिम्मत करके, इफ दे कम फॉरवर्ड, वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, तो भी काफ़ी सारे उनके इज्जत को खतरे लायक होते हैं। जैसे कि आयशा गुलाल आई थी, उनका बहुत ज़्यादा मजाक बना रिसेंटली। तो ये सब चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं इन आवर सोसाइटी। अच्छा, एज रिप्रेजेंटेटिव औरतों को क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं? एक तो पहली बात ये है कि इनको हरासमेंट की थ्रेट होती है, इनकी करेक्टर असैसिनेशन हो सकती है, यानी कि इनके सिर्फ काम के ऊपर इनको जज नहीं किया जा रहा होता, बल्कि बाकी सब पर्सपेक्टिव्स के ऊपर भी। जैसे कि हमारी जो क्या नाम था उनका, खैर हेना रबानी, हाँ हेना रबानी खर जो थी, उनको कहा जाता था कि इतने पैसे, तो इनके बैग इतने महंगे होते हैं, इनकी अपीयरेंस इतनी महंगी होती है। यानी कि एक बंदे की जो पर्सनल अपील थी, जो पर्सनालिटी थी, जो उसकी ड्रेसिंग थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। एज फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने काम किया, उस पर कभी किसी ने गौर किया ही नहीं। सेकेंडली, कभी भी इनको टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास IR की एक बेहतरीन एक्सपर्ट जो है शीरी रमज़ान, वो मौजूद थी, बट उनको फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं दी गई, उनको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स दे दी गई। ठीक है, तो इस तरह नाइंसाफियाँ होती हैं। औरतें अगर आपके कैलिबर से मैच भी कर रही होती, जैसे शीरी रहमान थी, उनको सेनेट के हेड से हटा दिया गया। ठीक है, तो आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं, बट स्टिल बीइंग इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो पावर नहीं मिलती, या यू डोंट गेट द एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट पावर, जो कि आपके साथ के मैन जो हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मसाइल होते हैं। मतलब आपको बेशक आप रिप्रेजेंटेटिव हो गए, लेकिन आपकी आवाम के साथ वो लिंक नहीं बन रही। ठीक है, आपके जो लोग हैं वो आपको इतना आपका एक लो से होती है आपकी अपनी पार्टी के अंदर। ठीक है, आपको कहा जाता है कि आप औरत हैं, इस बात पे आपको जज किया जाता है, आपके ओपिनियंस इतना मैटर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी जो फीमेल शख्सियत है मतलब सियासत के अंदर पाकिस्तानी, वो आपको करंट से कोई भी नज़र नहीं आ रही। बेनज़ीर भुट्टो थी, लेकिन उनको भी आप देखें 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी, दोनों दफ़ा हटा दिया गया, उनकी टेन्योर को कंप्लीट नहीं होने दिया गया। और जब भी वो बनी तो फिर हमारी जो रिलीजियस पार्टीज थी वो किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, और औरत की हुक्मरानी को कैसे बुरे नज़र से देखा जाता है, ये भी हमारे सामने है। तो ये सब मसाइल हैं जो कि औरतों को फेस करने पड़ते हैं एज वोटर्स, एज कैंडिडेट्स और एज रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, एंड आई होप आई वाज एबल टू कन्वे you some important points. So if you like this video and if you want some more videos, then don't forget to like this video and share this channel with your friends. And अगर आपको कोई भी issue है तो do comment and we will be happy to respond to you. Okay, thank you.